हेलो स्टूडेंट्स, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ममता सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग जो अभ्यास सीरीज आप लोगों के लिए चला रहे हैं उसमें हम लेकर आए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर डिफरेंट टॉपिक्स से एमसीक्यूज क्वेश्चंस और कोशिश की गई है कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें, जिससे आपको ये अंदाज़ा लग जाए कि पर्टिकुलर टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इस सीरीज में ही टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे अक्सर 2 या 3 क्वेश्चंस आपको बन जाते हैं, उस टॉपिक का ही सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये 2019 एनडीए के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। बेसिक साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज न्यूक्लियर फिजन, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन एंड कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पर जो 2 वर्ड हमारे पास आ रहे हैं वो हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। तो बच्चों, जब भी स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर के कोई हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। और यदि कोई हैवी न्यूक्लियाई 2 स्मॉल न्यूक्लियाई में टूटता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। जनरली न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन दोनों ही ह्यूज अमाउंट में एनर्जी रिलीज करती हैं हीट और लाइट के फॉर्म में। तो इन दोनों का ही जो इस्तेमाल है वो अलग अलग तरह से किया जाता है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लियर फिजन का। और यहाँ पर जो न्यूक्लियर फिजन होती है वो एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होती है, क्योंकि जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं वहाँ पर जो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस है उसको सर्टेन एलिमेंट्स के साथ में उसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन है वो बेसिक प्रिंसिपल है किसके पीछे? न्यूक्लियर रिएक्टर के पीछे। यदि कोई न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन अनकंट्रोल्ड हो जाएगी तो वो बेसिकली बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो बॉम्ब में जो प्रोसेस इस्तेमाल की जाती है वो होती है अनकंट्रोल्ड फिजन की प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आंसर जो हमारा बनेगा वो बनेगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ मेटल्स। तो बच्चों, हम जानते हैं कि जो मेटल्स का मेटेलिक कैरेक्टर होता है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब है कि जो मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, इसका मतलब है कि उसका मेटेलिक जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा है। यदि हम इस क्वेश्चन को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देते हैं और कैटायंस बना लेते हैं। जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो उतनी जल्दी से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैंने आपको एक मेमोनिक दिया था। उस मेमोनिक के अकॉर्डिंग यदि हम चारों ऑप्शंस को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए, क्योंकि जिंक जो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सबसे जल्दी कैटायन बनाएगा। उसके बाद है कॉपर और सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है सिल्वर, Ag। तो हमारा जो राइट ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट नियरली 70 डिग्री सेल्सियस सोडियम बाइकार्बोनेट shows the property of gradually decomposing, which makes it unstable in bakery products. The product of decomposition responsible for this use of sodium bicarbonate is। यानी बेकरी इंडस्ट्री में हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं और उसकी कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी होती है जिससे हम बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, जब भी बेकिंग सोडा का फॉर्मूला आपको पता है कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करेंगे और वहाँ पर टेम्परेचर भी गिवन है कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हमने उसको हीट किया तो केमिकल रिएक्शन होगी। यहाँ पर जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो सोडियम कार्बोनेट में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में और प्लस वाटर में टूट जाएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा। एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में यहाँ पर टूट गया है
और जो गैस रिलीज हुई है वो गैस कौन सी है? वो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड ही बेकरी इंडस्ट्री में पफी के लिए, पफनेस के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बहुत ही रेगुलर क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन्स का, अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट ऑप्शन आपका बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स यूजिंग निकल कैटलिस्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस होती है, हाइड्रोजनेशन क्या है? जब भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या ज़्यादातर जिन्हें हम बोलते हैं फैट या ऑयल्स, उनको हाइड्रोजन के साथ में ट्रीट किया जाता है एट अ सर्टेन टेम्परेचर और सर्टेन कैटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल निकल, तो वो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, और यही सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो बनते हैं बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्योंकि सेम कंपोनेंट जो होता है, फॉर एग्जांपल इसके लिए हम रिएक्शन लिख लेते हैं कि इथिलीन, इसमें हम हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें मिल जाएगा इथेन। यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। अब इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन। बच्चों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें वो रिएक्शन होती है जहाँ पर किसी भी ऑर्गेनिक केमिकल से हाइड्रोजन को कोई और एलिमेंट क्या करता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, हटा देता है और उसकी जगह खुद आ जाता है। एलिमिनेशन रिएक्शन ये होती है कि यहाँ से कोई एटम जो है वो पूरी तरह से चला जाता है। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें कि पूरा के पूरा जो कंपाउंड है, सपोज ये इथिलीन है, इथिन है, इसमें ही सिंपल एडिशन हो जाए, कुछ और एटम्स इसके साथ में जुड़ जाएं। तो ये जो रिएक्शन है वो एक तरह से एडिशन रिएक्शन भी है, क्योंकि सेम कंपाउंड में ये जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं यहाँ पर सेम रहेंगे, कार्बन और हाइड्रोजन ही, लेकिन 2 एटम और आकर के यहाँ पर क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से क्या बन रहे हैं? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बन रहे हैं। और इसके लिए कैटलिस्ट, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के लिए कौन से कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका नाम है निकल। तो ये याद रखेंगे आप, और सही ऑप्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा सी, दैट इज एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Which one of the following reactions does not result in the evolution of hydrogen gas? जब हमने मेटल और एसिड भी डिस्कस किए थे तो हमने देखा था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है और जो हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस कर देते हैं। अब चाहे वो सॉल्ट हो, वाटर हो या फिर बेस हो, वहाँ से डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो कौन कौन सी रिएक्शन से जहाँ जहाँ हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी वहाँ हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगी? रिएक्शन देखते हैं। ए ऑप्शन, रिएक्शन ऑफ जिंक मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। तो देखिए रिएक्शन क्या बनेगी? Zn प्लस H2SO4, बिकॉज Zn जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा कंपाउंड? ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पर हमें हाइड्रोजन मिलेगी, हाइड्रोजन रिलीज होगी। सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट को हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। जब इसमें वाटर ऐड किया जाता है तो बेसिकली यहाँ पर हाइड्रेशन हो जाता है, वाटर सिंपली जुड़ जाता है और CaSO4.2H2O बन जाता है। सेकेंड ऑप्शन है मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बच्चों आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, यदि हम इसको केमिकली जाने तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब होता है हेमी हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट। तो CaSO4 डॉट हाफ H2O
इसके साथ में जब हम वाटर मिक्स करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है CaSO4.2H2O में। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन तो यही पूछा गया है कि कौन हाइड्रोजन गैस, किस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगी। तो ऑप्शन तो हमें मिल गया है। ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन, मिक्सिंग वाटर टू प्लास्टर ऑफ पेरिस। यदि जिंक की हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि जिंक जो है वो रिएक्टिव है इसलिए डिस्प्लेस कर देगा। पोटेशियम मेटल भी वाटर से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पर सोडियम जिंकेट बन जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो H2 क्या है, रिलीज हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लैक लाइम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। CaO प्लस H2O will give CaOH whole twice, और ये एक तरह की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जहां पर दो रिएक्टेंट सिंपली क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। और जब मैंने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपको समझाया था तो बताया था कि ज़्यादातर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, वो एक्सोथर्मिक होती हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर बनेगा आंसर डी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। In electrolytic refining of copper, the electrolyte is a solution. तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की बात कर रहे हैं, जबकि हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो मेटलर्जी में हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करके वहाँ पर एक सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जो वाटर में क्या है, सॉल्युबल है। तो यहाँ पर कौन सा सॉल्ट हम लेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में, तो ये एक लर्निंग पार्ट है, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लेंगे। तो जब कॉपर सल्फेट को इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाएगा, तोड़ा जाएगा बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, तो यहाँ पर कॉपर जो होगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा और सल्फेट क्या करेगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है तो ये कहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर इकट्ठा हो जाएगा और हमें प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉपर ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो यदि आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाए कि मेटलर्जी में हम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल किससे ऑब्टेन कर सकते हैं, तो उसका आंसर है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। और इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, वो एक तरह का इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके जो कंपाउंड है उसको हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आएगा आपका एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वैलेंसीज ऑफ एलिमेंट्स। तो देखिए वैलेंसी से आपको एक टॉपिक दिया हुआ है और यदा कदा वहाँ से एक क्वेश्चन कोई भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वैलेंसीज क्या क्या हैं जो हमें एलिमेंट्स दिए हैं। एलिमेंट क्या है, नियॉन जो कि एक नोबल गैस है, इनकी वैलेंसीज क्या होती हैं, 0 होती हैं। आप जानते हैं कि नियॉन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 10 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2-8। क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है इसीलिए नोबल गैसेस की जनरली वैलेंसी क्या होती है, 0। अच्छा, नेक्स्ट जो है एलिमेंट वो है सिलिकॉन। आप जानते हैं सिलिकॉन कार्बन ग्रुप को बिलोंग करता है, ठीक है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 14। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा वो बनेगा 2-8-4। इसका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो क्या बनेगा, 2-5। तो इसकी वैलेंसी क्या हो सकती है, इसकी वैलेंसी हो सकती है 3 से लेकर के 5 तक। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है 2-8-2। इसका मतलब है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2, यानी कि ये टेंडेंसी रखेगा इन 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने की, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन की वैलेंसी हुई 0, सिलिकॉन की हुई 4, नाइट्रोजन की हुई 3 और मैग्नीशियम की हुई 2।
तो अब इसको हम अरेंज कर सकते हैं 0, 2, 3 एंड 4। तो ये वाला जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन, वही क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के जो फर्स्ट पेपर है उससे लिया गया है और इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बच्चे थोड़े कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि यदि रेडॉक्स रिएक्शन से रिएक्शन पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। Which one of the following is not an example of redox reaction? तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो बच्चों इसके लिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रिक बताया है कि आप जो रिएक्टेंट हैं और प्रोडक्ट हैं उन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, इससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है इसका मतलब है वहाँ पर रेडॉक्स नहीं हो रहा है। आइए चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +3 और क्लोरीन का होता है -1। वाटर में हाइड्रोजन का होता है +1 और ऑक्सीजन का होता है -2। प्रोडक्ट साइड यदि हम देखते हैं तो अगेन एल्यूमिनियम आ रहा है +3 में, ऑक्सीजन आ रहा है -2 में, हाइड्रोजन आ रहा है +1 में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन +1 में और क्लोरीन आएगा -1 में। इसका मतलब है कि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो बेसिकली आंसर तो हमारा यहीं से मिल जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं हम बी ऑप्शन के साथ में। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब हम देखते हैं कि जो कंपाउंड बन रहा है सोडियम हाइड्राइड NaH, यहाँ पर जो सोडियम है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है -1। अब जब ये डिकम्पोज हो रहा है सोडियम और हाइड्रोजन में तो एलिमेंटल फॉर्म में आ रहा है, यानी कि सोडियम +1 से जा रहा है 0 में और हाइड्रोजन -1 से जा रहा है 0 में। इसका मतलब है सोडियम का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक छोटा सा आपको फ्लो चार्ट या ये आप लर्न कर सकते हैं। 0 पर आप मिडिल पर क्या रखेंगे, 0 को, यहाँ पर हम रखेंगे +1 +2 +3 और यहाँ पर -1 -2 -3। यदि इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है 0 के थ्रू तो हम यहाँ पर कहेंगे कि उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो वो ऑक्सीडेशन है और यदि ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो वो रिडक्शन है। तो आगे के ये जो 2 आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आयरन का 0 है, ऑक्सीजन भी एलिमेंटल फेज में 0 बता रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आयरन जो है वो +3 में चला गया और ऑक्सीजन -2 में चला गया। तो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है Fe2O3 में। इसी तरह से हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉपर जो है वो +2 में है, सल्फेट -2 में ही रहेगा। जिंक 0 में है तो 0 से जिंक किस में चला गया, +2 में चला गया। तो जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, और कॉपर जो +2 में था वो किस में आ गया, 0 में, तो कॉपर का क्या हो गया, रिडक्शन। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस को समझ सकते हैं। राइट ऑप्शन आपका बनेगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो बहुत ही क्लियर आंसर आपको दिया हुआ है ऑप्शन बी में, और ये जो ऑप्शन है वो कई बार हमने क्लास में डिस्कस किया है। इसको मैंने फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन आपको बताया था, फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, यानी जब एक रिएक्टेंट एक से ज़्यादा प्रोडक्ट में टूटता है डिकम्पोजिशन में तो किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी लगती है। यहाँ पर एनर्जी किस फॉर्म में लग रही है, सनलाइट के फॉर्म में। तो इस रिएक्शन में जो AgCl है वो Ag और Cl2 में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। तो दैट इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन।